हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे थेवेनिन्स थ्योरम क्या होता है। थेवेनिन्स थ्योरम का पूरा एक्सप्लेनेशन, उसका पूरा स्टेटमेंट स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। स्टेटमेंट को कैसे लिखा जाता है, किस टाइप से थेवेनिन्स थ्योरम को हम वन बाय वन पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करें, और फाइनली हम लोग देखेंगे उसका एक न्यूमेरिकल भी। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं थेवेनिन्स थ्योरम का एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हम लोग एक सर्किट डायग्राम यहाँ पर लेते हैं, जिस सर्किट डायग्राम के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि थेवेनिन्स थ्योरम में क्या किया जाता है ना। मान लीजिए मेरे पास चलिए एक इंक में सिलेक्ट करता हूँ। हाँ, मान लीजिए मेरे पास एक सर्किट दिया हुआ है कुछ ऐसा। एक वोल्टेज सोर्स लगा है, मान लीजिए एक रजिस्टर लगा है, एक और रजिस्टर लगा है लाइक दिस, ये और ये फाइनली ये रजिस्टर है ना। तो ये मेरे पास एक सर्किट बना हुआ है कुछ ऐसा, ठीक है। इसमें जो अप्लाइड वोल्टेज है मान लीजिए V है, ठीक है। ये कुछ रजिस्टर्स लगे हैं R1 या R2 या R3 और ये R4, और आपसे पूछा गया है कि इस सर्किट में R4 के अक्रॉस कितना करंट होगा, ठीक है। R4 के अक्रॉस कितना करंट होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइंड करंट थ्रू R4, है ना। तो देखिए याद रखिए, हमेशा किसी भी सर्किट में कोई भी आप मेथड पढ़ रहे हो, जब भी जिस भी रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट, वोल्टेज, पावर कुछ भी पूछा होता है ना, तो उस रेजिस्टेंस को हम लोग नाम देते हैं, देखिए क्या, लोड रेजिस्टेंस। राइट, वो रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, लोड रेजिस्टेंस। अब देखिए, अब यहाँ पर R4 से पूछा गया करंट कितना है, तो R4 मेरा लोड रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पर लिख देता हूँ दैट लोड रेजिस्टेंस इज नथिंग बट R4 इन दिस सर्किट। अब ये जो मेरा लोड रेजिस्टेंस है ना, ये लोड रेजिस्टेंस देखिए दो पॉइंट्स के बीच में है। अगर आप ध्यान से देखें सर्किट में, तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इन दोनों पॉइंट्स का अगर मैं नाम रख दूं ए बी, तो ये जो ए बी मिलके जो टर्मिनल्स है ना, ये कहलाते हैं लोड टर्मिनल्स। राइट, तो ए बी को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोल सकते हैं, लोड टर्मिनल्स। क्यों बोलते हैं लोड टर्मिनल्स, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है इन दोनों के बीच में। राइट, तो इसलिए इनका नाम रख देते हैं हम लोग लोड टर्मिनल्स। तो अब देखिए, एज सुन एज आप लोड टर्मिनल्स को आइडेंटिफाई कर लेना सर्किट में, आप पहचान ले कि लोड टर्मिनल्स क्या हैं, तो आपको करना क्या है, थेवेनिन्स थ्योरम में सबसे पहले ये लोड टर्मिनल्स के बीच में जो लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, इसको हटा दीजिए यहाँ से, है ना। तो एज सुन एज आप इस लोड टर्मिनल से रेजिस्टेंस को हटा देते हैं ना, लोड रेजिस्टेंस को, तो आपके पास जो बचा हुआ सर्किट है ना, वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, मैंने लोड रेजिस्टेंस को हटा करके जो बचा हुआ सर्किट है उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। राइट, तो उसको ड्रॉ कर देंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहला काम आपको थेवेनिन्स थ्योरम का जब भी कोई न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन आता है ना, लोड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है और लोड रेजिस्टेंस को हटा करके लोड टर्मिनल्स को ऐसे ओपन कर देना। राइट, तो अब देखिए यहाँ लोड टर्मिनल्स पे अब कुछ भी लगा हुआ नहीं है ना, खाली है यहाँ पे, तो ये कहलाता है ओपन सर्किटेड लोड टर्मिनल्स। राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए ओपन सर्किटेड लोड टर्मिनल्स, ठीक है। और ये इनके नाम में लिख देता हूँ, ये वोल्टेज आपको V दिया ही हुआ था, ये R1 दिया हुआ था, ये R2 दिया हुआ था, ये R3 दिया हुआ था। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये जो ओपन सर्किटेड लोड टर्मिनल्स है ना, इनके अक्रॉस कितना वोल्टेज है ये नापना है। राइट, इन ओपन सर्किटेड लोड टर्मिनल्स के अक्रॉस यहाँ पे कितना वोल्टेज है ये आपको मेजर करना है। तो प्रैक्टिकली अगर हम लोग ये देख रहे होते ना, तो बस हमें क्या करना था, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करना था, और ये वोल्ट मीटर के दोनों टर्मिनल इन ए और बी पर लगाने पे जो भी अपने को यहाँ पे रीडिंग मिलती वो नोट कर लेनी थी। राइट, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ ए बी टर्मिनल्स पे वोल्टेज नापना है। तो देखिए इस पर्टिकुलर सर्किट में आप थ्योरेटिकली कैसे निकालेंगे ये वाला वोल्टेज ए और बी के बीच में। तो देखिए यहाँ पे आपका जो वोल्टेज सोर्स है ना, इस सोर्स से जो भी ये सर्किट करंट ड्रॉ करेगा ना, वो करंट कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। राइट, ये जा रहा है करंट मेरा, मान लीजिए उस करंट का वैल्यू I है, ठीक है। ये करंट पूरा का पूरा करंट ऐसे ऐसे R2 से पास होगा, फिर R2 से होता हुआ वापस से इधर B वोल्टेज में चला जाएगा बैटरी में। इस तरफ तो देयर विल बी नो करंट ना, यहाँ पर तो कोई करंट ही नहीं जाएगा। तो जब यहाँ से कोई करंट पास ही नहीं होगा, तो इस R3 के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। वोल्टेज ड्रॉप मतलब हम समझते हैं ना, किसी रेजिस्टेंस से अगर कोई करंट पास हो रहा होता है ना, कोई रेजिस्टेंस है मेरे पास R और यहाँ से कुछ करंट पास हो रहा है I, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ करंट और रेजिस्टेंस यही क्या कहलाता है, वोल्टेज ड्रॉप I इंटू R। ये ओम्स लॉ में हमने पढ़ा है। राइट,
ठीक है। तो यहाँ पर इस R3 के क्रॉस तो अभी कोई करंट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा करंट? क्योंकि ये सर्किट आगे से खुला हुआ है ना, ए और बी टर्मिनल्स ओपन है। अभी तो लिखा है यहाँ पे हमने ओपन सर्किटेड लोड टर्मिनल्स है, राइट। तो अगर ये ए और बी ओपन है तो ओपन सर्किट है, तो करंट को जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, तो करंट वहां से जाएगा ही नहीं। तो सारा का सारा करंट कैसे घूम कर जाएगा? यहाँ R2 से, राइट। अब देखिए ये सारा करंट यहाँ R2 से पास हो रहा है ना, R3 से कोई करंट जा ही नहीं रहा, तो यहाँ पे वोल्टेज का कोई ड्रॉप ही नहीं है इस R3 में। देयर इज नो ड्रॉप, है ना, R3 में तो कोई ड्रॉप नहीं है। तो मतलब जो वोल्टेज यहाँ पर इस पॉइंट पर मिल रहा है ना, यहाँ ये देखिए मैं बना रहा हूँ, मान लीजिए पॉइंट X है, ठीक है। तो जो वोल्टेज X और Y पॉइंट पे मिल रहा है ना, वही का वही वोल्टेज A और B पॉइंट पर भी होगा। बीच में देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप, बिकॉज यहाँ पे कोई करंट ही नहीं है ना, यहाँ से कोई करंट जा ही नहीं रहा, तो यहाँ कोई वोल्टेज का ड्रॉप ही नहीं है, ठीक है। तो जितना वोल्टेज आपको X और Y पॉइंट पे मिलेगा ना, उतना ही वोल्टेज आपका A B पॉइंट का होगा, राइट। तो देखिए X और Y पर कितना वोल्टेज मिलेगा ये आपको देखना है। तो X और Y पे वोल्टेज निकालने के लिए X और Y के बीच में जो भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, वो लगा हुआ है कौन सा? R2 रेजिस्टेंस, ठीक है। इस R2 रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाला करंट जो भी है वो पहले आप निकाल लीजिए। तो देखिए वो करंट यहाँ पे I है, ये हमने अभी यहाँ मान के रखा है। तो देखिए I करंट का वैल्यू पहले इस सर्किट में क्या हो जाएगा? तो I करंट क्या हो जाएगा? देखिए इस सर्किट का टोटल वोल्टेज है V डिवाइडेड बाई इस I करंट के रास्ते में कितना अपोजिशन है। तो देखिए एक ये R1 और इसके साथ सीरीज में लगा हुआ है R2, तो V डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, राइट। ये आपको दे देगा क्या? I करंट, गॉट इट। अब यही I करंट इस R2 से पास हो रहा है, तो इस R2 से पास हो रहा है तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगा, ठीक है ना। यही I करंट इस R2 से पास होते हुए यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगा, ठीक है। तो वो वोल्टेज ड्रॉप आप कैसे लोगे? प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्लस माइनस I इंटू R2, ये यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है, ठीक है। और यही वोल्टेज ड्रॉप जो है ना, वो ये एक्स वाई टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज है। तो कहने का मतलब ये है कि वी एक्स वाई क्या आ गया है? देखिए आई इंटू आर टू। और अब भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, यही वी एक्स वाई जो है ना, वो किसके बराबर है? वी ए बी के भी, ठीक है। क्योंकि x और a के बीच में कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है, इसीलिए x और a के बीच में कोई भी वोल्टेज का डिफरेंस या ड्रॉप नहीं है, ठीक है। इसीलिए Vxy जो है और VAB दोनों बराबर हैं। तो अगर हमें ये ओपन सर्किटेड लोड टर्मिनल्स पे वोल्टेज नापना था ना, तो हमने कुछ इस प्रकार से उसको नाप लिया, जो कि अभी आया क्या हमारा इस पर्टिकुलर केस में I इंटू आर टू, ठीक है। ये जो हमने ओपन सर्किटेड लोड टर्मिनल्स पे वोल्टेज अभी यहाँ पे निकाला है ना, इस वोल्टेज को हम लोग नाम देते हैं, या इसका जो नाम होता है ना, दैट इज नोन एज VTH, या फिर इसका फुल फॉर्म है थेवेनिन्स वोल्टेज, ठीक है। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज इसको बोला जाता है, राइट। तो ये आपको याद रखना है ना, ये थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज कहलाता है। तो सबसे पहला काम तो हमें यही करना है ना, जब भी मुझे कोई सर्किट दिया हुआ है, उस सर्किट में किसी रेजिस्टेंस से आपसे पूछा हुआ है कि यार कितना करंट यहाँ से जाएगा, कितना वोल्टेज होगा। हो सकता है हर बार रेजिस्टेंस से करंट ना पूछा हो, कभी कभी किसी रेजिस्टेंस से वोल्टेज भी पूछ सकते हैं, कभी वहां से पावर पूछ सकते हैं, कितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो जिस भी रेजिस्टेंस से जो भी आपसे पूछा गया है ना, वो रेजिस्टेंस को सबसे पहले आपको सर्किट में आइडेंटिफाई करके नाम देना है, क्या? लोड रेजिस्टेंस कहलाता है वो, राइट। और लोड रेजिस्टेंस जिन पॉइंट्स के बीच में लगा होता है ना, वो कहलाते हैं लोड टर्मिनल्स। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ए बी आपके लोड टर्मिनल्स हो गए, राइट। और सबसे पहला काम थेवेनिन्स थ्योरम में करना क्या है कि उस लोड टर्मिनल्स के बीच में जो लोड रेजिस्टेंस लगा था ना, उसको वहां से हटा देने का है। और उसको जैसे ही आपने हटा दिया तो मेरे पास दोनों पॉइंट ऐसे ओपन दिख जाएंगे, ए और बी, और बस इन दोनों ओपन पॉइंट्स पे कितना वोल्टेज है ये अपने को निकाल लेना है बाय सम मेथड। तो वो ही वोल्टेज मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, ठीक है ना। ये पूरा एक्सप्लेनेशन अभी हमने देखा, और उस वोल्टेज को हमने नाम दिया क्या? VTH। अभी इस केस में वो वोल्टेज आ रहा है आई इंटू आर टू, नाम दिया है उसका VTH, राइट। इतना याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए आप क्या करते हैं। अब नेक्स्ट जो अपने को करना है ना, फिर से आप लोड टर्मिनल्स को ओपन करके जो बचा हुआ सर्किट था ना, उसको अगेन फिर से बना लीजिए लाइक दिस। मैं बिल्कुल वैसे का वैसे ही बना देता हूँ, क्योंकि लोड को तो हम हटा चुके हैं, है ना। लोड टर्मिनल तो अब लगा हुआ नहीं है, तो लोड टर्मिनल्स को तो मैंने हटा दिया है। ये मेरा वोल्टेज V लगा हुआ था, ये R1, ये R2 और ये R3, और ये थे मेरे लोड टर्मिनल्स A और B। अब अपने को क्या करना है कि अब इस सर्किट में
अगर आपका कोई भी इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्स लगा हुआ है। अच्छा, इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्स कैसे देखते हैं, मतलब वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, मतलब कैसे, ऐसे सर्कल से अगर रिप्रेजेंटेड है ना, ये कहलाता है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना। ये कहलाता है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। याद रखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ केवल इंडिपेंडेंट सोर्सेज की, है ना। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, अगर आपके सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्सेज लगे हुए हैं, ठीक है ना, वोल्टेज या करंट, ठीक है, तो आपको करना क्या है, अगर वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है कहीं पर तो इसको आपको रिप्लेस करना है शॉर्ट सर्किट से, है ना, शॉर्ट सर्किट से, ठीक है। और जो करंट सोर्स अगर लगा हुआ है तो इसको आपको रिप्लेस करना है ओपन सर्किट से। तो देखिए अभी इस क्वेश्चन में तो मैंने वोल्टेज सोर्स लिया, मैं आपको आगे एक ऐसा भी क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें करंट सोर्स लगा होगा, दोनों लगे होंगे और दुनिया भर के डिपेंडेंट सोर्स भी लगे होंगे। तो उनमें क्या करना है, कैसे करना है, ये सब हम लेटर ऑन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर देखेंगे। अभी तो हम सिर्फ एक्सप्लेनेशन में देख रहे हैं। तो अभी करना क्या है, देखिए वो सर्किट फिर से ड्रॉ करना है लोड के बिना, और फिर उसमें आपको देखना है कि क्या लगा हुआ है इसमें से। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा है। तो अब इसी सर्किट को रीड्रॉ करना है फिर से, और इसमें करना क्या है, जो आपका इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट से आप रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो मैं इसको एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दूंगा लाइक दिस। ये देखिए उसको शॉर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अब ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, जैसा था वैसा बना देते हैं ना, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम मैंने बना दिया। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया मेरा R3, और ये मेरे लोड टर्मिनल्स A और B जैसे बने थे। अब करना क्या है, देखिए अब आप मेरे पास एक नया सर्किट बन गया, इसमें कोई भी एनर्जी सोर्स लगा हुआ नहीं है, और ये मेरे ओपन सर्किटेड लोड टर्मिनल्स आपको दिख रहे हैं। बस अब इन ओपन सर्किटेड लोड टर्मिनल्स से देखते हुए मुझे इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देना है। क्या इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, राइट। तो देखिए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बेहद आसान है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये जो R1 है और ये R2 है, ये दोनों आपस में कैसे लगे हैं, दोनों पैरेलल में लगे हैं, ठीक है ना। तो R1 R2 आपस में पैरेलल में है, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना वो R3 के साथ सीरीज में लगा हुआ है, राइट। तो देखिए R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 पैरेलल टू R2, ये दोनों पैरेलल में है, और इनका पैरेलल कॉम्बो जो है वो R3 के साथ सीरीज में है, ठीक है। तो ये R इक्विवेलेंट हो जाएगा। और अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो आपका R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये R इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हम इन ओपन सर्किटेड लोड टर्मिनल्स के क्रॉस कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये भी निकाल लेते हैं, राइट। तो देखिए ये जो हमने निकाला है ना रेजिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहा जाता है, RTH भी बोला जाता है इसको, अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो RTH कहलाता है। तो देखिए हमने कर क्या क्या लिया अभी तक, सबसे पहले सर्किट दिया था, उस सर्किट में लोड टर्मिनल्स को पहचाना क्या होते हैं जहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लगा होता है। तो लोड रेजिस्टेंस क्या होता है, वहाँ वो जहाँ से करंट पूछा होता है। तो सबसे पहले हमने लोड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई किया, लोड टर्मिनल्स को आइडेंटिफाई किया, फिर लोड टर्मिनल्स को हमने ओपन कर दिया, फिर उन ओपन सर्किटेड लोड टर्मिनल्स पे मैंने एक वोल्टेज निकाल लिया, ठीक है। फिर उन्हीं ओपन सर्किटेड लोड टर्मिनल्स पे मैंने एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल लिया। लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालते समय मैंने क्या किया, ये मुझे ध्यान देना है कि मैंने जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स थे उनको रिप्लेस कर दिया इधर शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट से। याद रहे इंडिपेंडेंट सोर्सेस को ही करना है केवल, ठीक है। डिपेंडेंट सोर्स के साथ ये वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखिए अब हमारे पास क्या जो जो बच गया है ना, उन चीजों को एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं ना। तो अब जो मेरा बचा हुआ सर्किट जो है ना, अब वो कैसा बनाएंगे, आप देखिए जो भी मुझे सर्किट दिया था ना, अब उस सर्किट की जगह बनाएंगे क्या, एक नया सर्किट। उस सर्किट में लगाएंगे कुछ ऐसा, एक वोल्टेज सोर्स और इसके साथ सीरीज में एक रजिस्टर लाइक दिस, ठीक है। और ये जो वोल्टेज सोर्स होगा ना, ये वो ही वोल्टेज है जो आपने पीछे निकाला VVTH, और ये जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है ना, ये यही वाला रेजिस्टेंस है जो इस पेज पे आपको दिख रहा है, ये RTH। और एज सुन एज आपने VTH और RTH ऐसा निकाल लिया ना, तो यहाँ पर अब ये जो ये जो टर्मिनल्स आपको दिख रहे हैं ना, इन टर्मिनल्स का नाम है अभी भी अपना वही AB। इन टर्मिनल्स के बीच में अब वो लोड रेजिस्टेंस जो आपने पिछले जमाने में, मतलब पिछली स्लाइड में रिमूव किया था ना, उसको वापस से लगा दीजिए यहाँ पे। ये लो भैया मैंने लगा दिया ये, ठीक है। नाम था इसका R4, यही था आपका लोड
ठीक है ना, यहाँ पे लिखते हैं तो लोड है ये RL, राइट। चलिए अब मुझे यहाँ से करंट बताना है, तो देखिए अब यहाँ से करंट बताना बेहद आसान है, इसको हम लोग बोलते हैं लोड करंट से IL। तो IL इस सर्किट में क्या हो जाएगा, देखिए इस सर्किट का टोटल वोल्टेज है VTH डिवाइडेड बाय इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है क्या, RTH प्लस RL या फिर R4, राइट। तो ये आपका फाइनल करंट आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के एक बड़ा सा सर्किट था, उस बड़े से सर्किट में मैंने पहले लोड को पहचाना और लोड जहाँ लगा था लोड टर्मिनल्स को पहचाना, लोड को हटा दिया, वहाँ पे वोल्टेज निकाल लिया, वहीं पे मैंने एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते समय मैंने जितने भी एनर्जी सोर्स थे उनको, अगर वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट कर दिया, करंट सोर्स है तो ओपन कर दिया। और फिर जैसे ही मेरे पास वोल्टेज और करंट ओपन, वोल्टेज और रेजिस्टेंस निकल गए ओपन सर्किटेड लोड टर्मिनल्स पे, मैंने उनको एक नया सर्किट में ड्रॉ कर दिया लाइक दिस, ठीक है। और फिर अपने लोड को वापस लगा दिया और अब यहाँ से करंट निकाल लिया। तो यही कहलाया आपका थेवेनिन्स थ्योरम, ठीक है। तो थेवेनिन्स थ्योरम क्या कहलाता है, अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया। तो थेवेनिन्स थ्योरम का मतलब होता है कि किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस मुझे करंट अगर निकालना है ना, तो सबसे पहले उसको हम लोग लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं, और फिर उस लोड रेजिस्टेंस जहाँ पर भी लगा है लोड टर्मिनल्स, उन लोड टर्मिनल्स के अक्रॉस हम लोग एक वोल्टेज निकालते हैं, एक रेजिस्टेंस निकालते हैं और एक नया सर्किट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जिस सर्किट में वही ओपन सर्किट वाला लोड टर्मिनल्स वाला निकाला गया वोल्टेज और उन्हीं लोड टर्मिनल्स पे निकाला गया रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्टेड रहता है। अब हम अपने लोड रेजिस्टेंस को वहाँ लगा देते हैं और वहाँ से पास होने वाला करंट निकाल लेते हैं। तो देखिए ये जो मैंने नया सर्किट बनाया ना, इस सर्किट का नाम भी कहलाता है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, राइट। ये कहलाता है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन था, होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार आप वीडियो को रिव्यू पॉज कर करके या बैक कर करके बार बार थोड़ा सा देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे क्या देख रहे हैं हम लोग, एक साथ स्टेटमेंट क्या लिखेंगे। तो कई बच्चे क्या करते हैं ना, स्टेटमेंट को रटना शुरू कर देते हैं। तो भैया यहाँ पे रटने जैसा कुछ है ही नहीं, हमें तो स्टेटमेंट में वो सब कुछ लिखना है जो आपने किया है एक्सप्लेनेशन में। तो हमने देखो ये 2 पन्ने का एक्सप्लेनेशन किया ना, यही स्टेटमेंट है इसका। इसी अपने काम को हमें वर्ड्स के फॉर्म में लिख देना। तो देखिए मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ड्स के फॉर्म में। तो बस कुछ चीजें आपको याद रखनी है, वो आप याद रख लीजिए स्टेटमेंट में। तो आपको लिखना कैसे, देखिए एनी लीनियर बाइलेटरल डीसी नेटवर्क, ठीक है। तो अभी हमने डीसी एलिमेंट सारे लिए हैं, डीसी नेटवर्क, डीसी सोर्सेज लिए हैं। अभी लीनियर बाइलेटरल क्या होता है मैंने अपने दूसरे वीडियोस में समझा के रखा है, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो एनी लीनियर बाइलेटरल डीसी नेटवर्क अक्रॉस इट्स लोड टर्मिनल्स। तो हमने तो पहले लोड टर्मिनल पहचाना था ना, और फिर लोड टर्मिनल के अक्रॉस ही सब कुछ कर रहे थे ना। अक्रॉस इट्स लोड टर्मिनल्स कैन बी replaced by an equivalent network। तो हमने यही किया था ना अभी पीछे, मैंने आपको बताया ना, हमने क्या करा, वो जो पहले से नेटवर्क दिया था उसकी जगह एक नया नेटवर्क बनाया। ये जो हरे रंग का आपको बना हुआ दिख रहा है ना, ये तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे कि जो भी मेरे पास एक लीनियर बाइलेटरल डीसी नेटवर्क है ना, उसको लोड टर्मिनल के क्रॉस हमने रिप्लेस कर दिया एक इक्विवेलेंट नेटवर्क से, कंटेनिंग, उस नेटवर्क में क्या बनाया हमने ग्रीन कलर से, वही मैं आपको अभी यहाँ लिख रहा हूँ, कंटेनिंग अ वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना, कंटेनिंग अ वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद अ रजिस्टर, ठीक है, इन सीरीज विद अ रजिस्टर्स, ठीक है। तो देख लीजिए हमने यही किया ना, एक वोल्टेज सोर्स बनाया ये, और इसके साथ सीरीज में लगाया एक रेजिस्टर, राइट। अब ये वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज क्या है, तो वो यहाँ पे अपने को नेक्स्ट लाइन में लिखना है, ठीक है ना। द वोल्टेज सोर्स हियर इज दी, क्या था वो, ओपन सर्किटेड लोड टर्मिनल पे निकाला गया वोल्टेज, इज दी वोल्टेज अक्रॉस ओपन सर्किटेड लोड टर्मिनल्स, ओपन सर्किटेड लोड टर्मिनल्स, ये तुम्हारा वोल्टेज है। और रेजिस्टेंस क्या है, देखिए रेजिस्टेंस क्या है, द रेजिस्टेंस, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है
उसमें जो लगा हुआ है इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क व्हेन सीन, कहाँ से देखते हुए निकाला, व्हेन सीन फ्रॉम द ओपन सर्किटेड लोड टर्मिनल्स। ठीक है, लेकिन ये करते समय किया क्या, रिप्लेसिंग ऑल दी एनर्जी सोर्सेस बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस। तो ये और आपको याद रखना है, इंटरनल रेजिस्टेंसेस। तो इसका क्या मतलब होता है ना, लेटर ऑन हम आगे के वीडियोस में देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंसेस मतलब क्या एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि हमने जो भी वहाँ पे किया है ना, बस वो ही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, जो हमने पीछे किया ना बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे हमने लिखा है स्टेटमेंट। कुछ भी अलग से रटने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ चीज़ें जो आपको याद करने की है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको कि ये कुछ चीज़ें, जैसे ये लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क, इस पे ये अप्लाई होता है। ठीक है, और ये जो लास्ट लाइन लिखी है ये थोड़ा सा आपको एक लाइन ये याद रखनी है। और ये क्या है, जब एक दो बार आप इस स्टेटमेंट को लिख दोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, राइट। बाकी ये जो चीज़ें लिखी है ना, ये सब वही लिखा है जो हमने पीछे किया है। अच्छा, स्टेटमेंट के वर्ड्स आपके अपने हो सकते हैं ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बुकिश लैंग्वेज आप लिखो। कभी भी एग्जामिनेशन में आपको स्टेटमेंट पूछा है किसी भी थ्योरम का, किसी भी मेथड का, तो थ्योरी आप अपने हिसाब से अपनी इंग्लिश में लिख सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क एनालिसिस एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है ना, और थ्योरी बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करती, रादर पूछी भी नहीं जाती। बट थ्योरम्स ऐसा टॉपिक है जिसमें कई बार स्टेटमेंट जो है वो आपसे पूछ लेते हैं, राइट। तो ऐसे कंडीशन में स्टेटमेंट लिखने को आता भी है ना, तो आप जैसे मैंने अभी पॉइंट्स में लिखा ना, ऐसा लिख सकते हैं ना। आप अपने स्टेप बाय स्टेप मेथड लिख सकते हैं, या फिर आपको अगर एल्गोरिदम लिखना आता है, आप लोग कंप्यूटर साइंस में आपने कभी देखा हो, बेसिक कंप्यूटर में पढ़ते समय एल्गोरिदम कैसे लिखते हैं, तो एल्गोरिदम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट। तो स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं है कि बुकिश लैंग्वेज में जैसा हो वैसा ही लिखें। चलिए अब देखते हैं इसका एक न्यूमेरिकल, राइट। तो न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको और जल्दी आसानी से समझ में आएगा थेवेनिन्स थ्योरम क्या होती है। ठीक है, चलिए तो मैं एक सर्किट यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ आपके सामने। मान लीजिए यहाँ पर मुझे एक सिंपल सर्किट ड्रॉ करते हैं इस बार, राइट। एक मुझे सर्किट दिया है कुछ ऐसा, ठीक है। और इस बार मान लेते हैं यहाँ से करंट सोर्स भी दे दिया। चलो मैं आपको करंट सोर्स भी बना के दिखा देता हूँ यहाँ से, है ना, लाइक दिस। ठीक है, ये है सबसे बेसिक सिंपल सा सर्किट। ठीक है, और इस सर्किट में अब आपसे पूछा है, अच्छा कुछ वैल्यूज़ भी ले लेते हैं। मान लीजिए ये 10 वोल्ट है, ठीक है, ये मान लीजिए 2 ओम है, और ये मान लेते हैं 3 ओम है, और ये आपका मान लेते हैं 1 एम्पियर है। ठीक है, ऐसा कुछ मान लेते हैं। ठीक है, और अब आपसे बोलता है कि फाइंड करंट थ्रू 3 ओम यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम, राइट, यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। तो जो हमने एक्सप्लेनेशन में देखा ना, वो ही क्या वही बिल्कुल सेम टू सेम। चलिए करना शुरू कर देते हैं बिना कोई देरी करें। तो सबसे पहले मैंने आपसे बोला था जहाँ से भी करंट पूछा है ना, वही आपका लोड रेजिस्टेंस कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका लोड रेजिस्टेंस जो है ना, RL, यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, लोड रेजिस्टेंस, वो तो सीधे सीधे किसके बराबर है, वो 3 ओम्स है। ठीक है, अब ये लोड रेजिस्टेंस जिन दोनों पॉइंट्स के बीच में लगा है ना, इन दोनों पॉइंट्स को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, उनका नाम लिख दीजिए ए बी। तो यहाँ पे ए बी जो है ना आपके, वही क्या है, लोड टर्मिनल्स। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बार बार अभी लिख रहा हूँ। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ज़रूरी नहीं है सब लिखना, और लिखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे एग्जामिनर को ये समझ में आता है कि आपको चीज़ें समझ में आती हैं, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये लोड टर्मिनल्स, लोड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर लिया, और फिर हमको क्या करना था, मैंने आपसे बोला था कि अब लोड टर्मिनल्स को आप ओपन कर दीजिए। ठीक है,
लोड टर्मिनल्स को ओपन कर दीजिए और वहाँ पर ओपन करने के बाद क्या सर्किट बनता है वो बना लीजिए। तो देखिए ये मैंने लोड टर्मिनल्स को ओपन कर दिया लाइक दिस, ठीक है, और यहाँ से ये मेरा एक करंट भी जा रहा है लाइक दिस, ठीक है। ये 10 वोल्ट का वोल्टेज हो गया, ये 2 ओम का रेजिस्टर हो गया, ये मेरे टर्मिनल्स ए हो गए, ये बी हो गए, ठीक है, और ये मेरा 1 एम्पियर का करंट सोर्स जो यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखिए, अब मेरा पहला स्टेप क्या था, मुझे क्या चाहिए था, यहाँ पे वोल्टेज नापना था यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज है ना, वोल्ट मीटर के माध्यम से प्रैक्टिकल सर्किट होता तो ऐसे लगाते वोल्ट मीटर, फटाक से नाप लेते कितना वोल्टेज है, लेकिन यहाँ तो मुझे थियोरेटिकली निकालना है, राइट। तो देखिए मेरे को इस सर्किट को ध्यान से देखिए, ये जो ए पॉइंट है ना, इस ए पॉइंट को यहाँ की जगह अगर मैं यहाँ पर बना लूँ ना, तो एक ही बात है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देखिए कुछ ना रेजिस्टेंस लगा है ना कुछ लगा है, ये सब एक ही तो है। तो ये ए पॉइंट यहाँ पे भी तो कंसीडर कर सकता हूँ। लाइकवाइज ये बी पॉइंट जो हवा में लटका है ना, इसको भी मैं यहाँ पर इस तरफ इतने पे कंसीडर कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये कंसीडरेशन करने के बाद अब मेरा सर्किट क्या बन गया, एक बार मैं यहाँ पे फिर से रीड्रॉ कर देता हूँ। देखो सर्किट कितनी बार भी बनाओ ना, बस अपने को एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए यार प्रॉब्लम है ना। सबसे बढ़िया चीज यही है कि आप इसको जितनी बार ड्रॉ करना चाहे करो, बस आपका एक्सप्लेनेशन बढ़िया हो और एग्जामिनर को भी जो चेक कर रहा है कॉपी और आपको भी समझ में आना चाहिए कि यार हो क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बना लेते हैं, ये ए पॉइंट हो गया, ये हो गया मेरा बी पॉइंट, ठीक है, ये मेरा 10 वोल्ट, ये 2 ओम और ये 1 एम्पियर। अब क्या है, ए और बी के बीच में कितना वोल्टेज है ये निकालना है। तो देखो आप ध्यान से देखो, अब जरा ए और बी के बीच में कितना वोल्टेज है, राइट। तो देखिए ए और बी के बीच में सर्किट क्या है, पहले आप ये तो देखें, ए और बी पॉइंट के बीच में। तो देखिए ए और बी पॉइंट के बीच में एक तो इतना ये आपको दिख रहा है सर्किट, ये ए और बी के बीच में ये करंट सोर्स लगा हुआ है 1 एम्पियर का, और एक ए और बी के बीच में देखो ये भी लगा हुआ है ऐसा, ठीक है। तो अगर आप एक एस्पेक्ट से ऐसे देखें ना ए बी पॉइंट के बाद, तो ए और बी पॉइंट के बीच में 2 ब्रांचेस पैरेलल में लगी हुई दिख रही हैं। एक ब्रांच कौन सी, ये वाली जिसमें एक करंट सोर्स लगा हुआ है, एक ब्रांच कौन सी, ये वाली जिसमें वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो दोनों ब्रांचेस ए बी के क्रॉस पैरेलल में दिख रही हैं। तो देखिए दोनों में ब्रांचेस पैरेलल में लगी है ना ए बी के क्रॉस। तो हमने ऐसा पढ़ा है कि वोल्टेज जो होता है ना, तो वोल्टेज जो होता है वो पैरेलल में सेम होता है ना, वोल्टेज इज इक्वल इन पैरेलल सर्किट्स, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। बेसिक सर्किट में हमने पढ़ा ही है कि पैरेलल में वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो अगर मैं या तो इस तरफ का वोल्टेज निकाल लूँ सारा लेफ्ट हैंड साइड का, या तो मैं राइट हैंड साइड का सारा वोल्टेज निकाल लूँ, तो दोनों में से कोई भी वोल्टेज निकाल लूँ तो मुझे फाइनली मेरा ए बी पॉइंट पर कितना वोल्टेज है ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। अब बहरहाल आप इस सर्किट को अब ध्यान से देखिए, और इस सर्किट में हम लोग देखते हैं करंट का फ्लो कैसा, राइट। तो देखिए करंट कौन सा है, ये 1 एम्पियर जो करंट है ना ये फ्लो कर रहा है। तो देखिए 1 एम्पियर ऐसे जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ये तो पूरा ऐसे जा रहा है ना 1 एम्पियर, क्योंकि सीरीज में तो ऐसा करंट पूरा, ये पूरा एक सीरीज सर्किट है इस करंट के लिए, तो राइट। तो ये करंट तो पूरा का पूरा 1 एम्पियर ऐसे घूमता रहेगा इसमें, और तो कोई करंट इसमें घूमने की गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं कि एक करंट इधर से आएगा इधर से आएगा, जो करंट यहाँ पे दिया हुआ है ना करंट सोर्स का, यही करंट पूरे सर्किट में घूमेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये जो 1 एम्पियर का करंट है ना, ये जब ऐसे पास होता होता इस 2 ओम में आएगा ना, तो 2 ओम के क्रॉस कुछ ड्रॉप करेगा, इधर प्लस इधर माइनस। अब देखिए इधर प्लस इधर माइनस का लॉजिक क्या है, तो याद रखिएगा किसी भी रेजिस्टेंस में जब आप वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहे होते हैं ना, तो आपको पोलैरिटी कैसे मार्क करते हैं, जिधर से करंट एंटर हो रहा होता है ना उस जगह को हम मार्क करते हैं प्लस, और जिधर से बाहर जा रहा होता है उस जगह को करते हैं माइनस। तो करंट अब यहाँ से 1 एम्पियर आ रहा है ना, 1 एम्पियर इधर से आता था, इस 2 ओम में एंटर हो रहा है इस तरफ से, तो इसलिए मैंने इस तरफ मार्क किया प्लस और इस तरफ किया माइनस। तो यहाँ पे एक ड्रॉप करेगा वो, जिसकी पोलैरिटी होगी ये प्लस माइनस। अब वो ड्रॉप कितना होगा, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। तो इस 1 एम्पियर को 2 ओम से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा देखिए 2 वोल्ट्स, ठीक है। तो 2 वोल्ट का मुझे यहाँ पे ये ड्रॉप देगा। और बस देखिए अब आप ए और बी पॉइंट के बीच में देखिए, एक तो ये 2 वोल्ट वोल्टेज है और एक ये 10 वोल्ट वोल्टेज है, और पोलैरिटी भी कैसे लगी देखिए प्लस माइनस। तो हमने पढ़ा है कि अगर ऐसी कहीं बैटरी, देखो कहाँ बनाऊं, यहाँ बनाता हूँ, ऐसी कहीं बैटरी लगी ना ऐसे प्लस माइनस ऐसे अपोजिट टर्मिनल्स को
कनेक्ट करके अगर हम दो बैटरी लगाते हैं ना E1 और E2, तो जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों का समेशन होता है E1 प्लस E2। और अगर यही सेम पोलैरिटी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही होती है ना, तो दोनों का डिफरेंस होता है जो रिजल्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो वोल्टेज है ना, इसका प्लस माइनस और इसका प्लस माइनस, मतलब इसका माइनस इसके प्लस के साथ कनेक्ट हो रखा है, तो मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो अब क्या ए और बी के बीच में जो टोटल वोल्टेज होगा ना, वो ये 2 और 10 का समेशन होगा। तो देखिए मेरा फाइनल वोल्टेज जो आएगा ना VAB, ये बराबर कितना आ जाएगा 2 + 10 यानी कि 12 वोल्ट। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैंने निकाल लिया, 12 वोल्ट जो है वो मेरा वोल्टेज आ जाएगा। राइट इतनी बात समझ में आ गई ना आपको। और यही वोल्टेज क्या है साहब, VTH है। यही तो VTH है, हमने अपने एक्सप्लेनेशन की स्लाइड में देखा था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, VTH, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज। ठीक है, अब देखिए क्या, अब ये काम करने के बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, मैंने बोला था फिर से सर्किट बना लेते हैं, यही वाला फिर से सर्किट बनाते हैं और लोड नहीं बनाएंगे इस बार। फिर से लो भैया, फिर से सर्किट बना लिया, ये बना दिया, लोड नहीं बनाएंगे। तो लोड टर्मिनल्स को ऐसे ही ओपन खुला छोड़ देंगे, है ना, क्योंकि लोड टर्मिनल से लोड रेजिस्टेंस तो हमने पहले ही हटा चुके ना। ऐसा कुछ बना देंगे, ये बना दिया, ये मेरा हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया 10 वोल्ट, ये हो गया 2 ओम। ठीक है, और अब फिर मैंने क्या बोला था, अब यहाँ से मुझे रेजिस्टेंस निकालना है। लेकिन रेजिस्टेंस निकालते समय मैंने आपसे बोला था, अगर मेरे पास वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है तो इसको आपको रिप्लेस करना है किससे, शॉर्ट सर्किट से। अगर मेरे पास करंट सोर्स दिया हुआ है तो इसको आपको रिप्लेस करना है किससे, ओपन सर्किट से। राइट, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देना है, करंट सोर्स को ओपन कर देना है। तो यहाँ तो दोनों ही दिए हैं, है ना, तो दोनों दिए हैं, तो चलो फिर दोनों काम कर देते हैं। तो देखिए वोल्टेज सोर्स को कर देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट, और ये बनाया मैंने अपना रजिस्टर, और ये मेरे एक सेकेंड, ये मेरे लोड टर्मिनल्स A और B। और करंट सोर्स तो ओपन करना है ना, तो लो भैया इसे भी ओपन कर देते हैं, हटाओ, ओपन कर दिया, मतलब बनाया ही नहीं इसको सीधे सीधे। और अब यहाँ से देखते हुए मुझे इस सर्किट का इक्विवेलेंट निकालना है। तो यार दिख ही रहा है ना सीधे सीधे, R इक्विवेलेंट कितना है, यहाँ पे बस एक ही रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो यही मेरा RTH हो गया। तो RTH कितना हो गया 2 ओम। तो एज सुन एज अब आपको VTH भी पता चल गया और RTH भी पता चल गया, ये निकाला है VTH, देखो ये यहाँ पे VTH भी निकाल रखा है और ये नेक्स्ट पेज पे हमने RTH भी निकाल रखा है। तो अब मुझे अगला काम क्या करना है, VTH और RTH पता चलने के बाद नेक्स्ट काम जो होता है ना अपना, वो होता है क्या, इक्विवेलेंट सर्किट बनाना थेवेनिन्स का। ये बना दिया साहब हमने। एक वोल्टेज सोर्स होता है, उसमें एक रजिस्टर लगा होता है, राइट, और ये जो वोल्टेज सोर्स है यही आपका VTH कहलाता है, ये जो रजिस्टर है यही आपका RTH कहलाता है। और ये जो VTH है ये हमने निकाला था, ये देख लो पिछले पेज पे कितना 12 वोल्ट्स निकाला था। तो VTH हमने निकाला 12 वोल्ट्स, RTH हमने निकाला 2 ओम्स। ठीक है, और अब यहाँ पर लगा देते हैं अपना लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं यहाँ पे लाइक दिस। तो लोड रेजिस्टेंस कितना था अपना, वो भी देख लेते हैं, 3 ओम्स है ना। तो 3 ओम्स था मेरा लोड रेजिस्टेंस, तो 3 ओम्स यहाँ पे लगा दिया। और अब लोड से पास होने वाला करंट जो पूछा गया है सर्किट में ओरिजिनली, उसका नाम है IL। तो देखिए ये IL किसके बराबर हो जाता है, फॉर्मूला क्या है, VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL, यानी कि IL हो जाएगा मेरा, VTH है 12 डिवाइडेड बाई RTH है 2 प्लस RL है कितना 3, राइट। तो ये हो जाएगा देखिए 12/5, ठीक है, 12/5 कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10.4, तो 2.4 एम्पियर्स, राइट। तो दिस विल बी योर आंसर, 2.4 एम्पियर्स, राइट। तो होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अच्छा, ये बहुत ही सिंपल एक न्यूमेरिकल है, मैंने तो सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट इसमें कवर हो पाए, ये हमने लिया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। एग्जामिनेशन में अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिकल के एग्जाम में बैठ रहे हैं और वहाँ पे थेवेनिन्स थ्योरम आ रहा है, तो मे बी यू मे गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस और अ बेटर वन, राइट। इससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर आ सकता है। लेकिन अगर आप यही सर्किट एनालिसिस या फिर सर्किट थ्योरी या फिर नेटवर्क एनालिसिस के पेपर में बैठ रहे हैं, तो डेफिनेटली क्वेश्चन थोड़ा सा अपग्रेडेड आता है। उसमें 1-2 लूप्स और होते हैं, 1-2 एलिमेंट्स और होते हैं। तो वो सारे न्यूमेरिकल्स हम लेटर ऑन जो अपने वीडियोज़ हैं उसमें देखेंगे, और कैसे कैसे उन्हें सॉल्व करते हैं, और भी क्या ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं, और कैसे चेंजेस आ सकते हैं सर्किट में, पावर वगैरह पूछी हो तो क्या करेंगे। तो थेवेनिन्स थ्योरम में जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
देखते हैं थेवेनिन्स थ्योरम के कुछ ज़बरदस्त क्वेश्चंस, जिससे आपको पूरे गेट लेवल तक की तैयारी हो जाएगी। आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से शुरू करके गेट लेवल तक का पूरा तैयारी आपको अगले वीडियो में सॉल्व करने वाले न्यूमेरिकल्स से होगी। उसके बाद बस आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। तो देखिए डिस्क्रिप्शन में मैं एक आपको लिंक दूंगा, उस लिंक में आपको कुछ पीडीएफ्स भी मिलेंगे जिनमें कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं जो आप अपने पास प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उनके अगर सॉल्यूशंस आपको चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे सारा डिटेल मुझे कांटेक्ट करने का, और इस चैनल पे भी जो भी अवेलेबिलिटी है वो सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। होप आपको थेवेनिन्स थ्योरम जो है वो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।